हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कि कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है। किसके थ्रू फ्लो करेगा? तो एक कंडक्टर, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हमारा सपना टूट जाता है, ठीक है, या दिल टूट जाता है, तो हमें झटका लगता है। तो अब झटका लगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो हमें पता चलता है सामने वाले के आंसू से, या हम रोते हैं, ठीक है। और वो जोर से लगा कि धीरे से लगा, वो कैसे? तो ज्यादा अगर आंसू बह रहे मतलब जोर से लगा, और कम बह रहे मतलब धीरे से लगा, ठीक है। और टाइम से भी पता चलता है, अगर 1 घंटा 2 घंटा रो रहा है मतलब ज्यादा जोर से झटका लगा होगा, अगर 5 मिनट रो के चुप हो गए मतलब कम झटका लगा, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है। और जब अपने को झटका लगता है तो अपने आंसू फ्लो करते हैं, पर जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसमें चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर से फ्लो करेगा। और आंसू कैसे फ्लो करेंगे? आंखों से ऑब्वियसली। और फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। जैसे कि हम रोएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पूरे दिन रोएंगे, कुछ लोग होते हैं पूरे दिन रोते हैं, ठीक है। तो इन यूनिट टाइम। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी और थोड़ी तो याद हो ही गई होगी। और इसी को अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपन फटाफट से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये डिफाइन से ही बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। अब डिफाइन में चार्ज की बात आती है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से, ठीक है, और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और सबकी अलग अलग यूनिट होती है। तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की होती है कूलम। तो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पेयर इज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 C, और उसके अपॉन में पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड, तो दोनों 1 है, तो आंसर भी 1 एम्पेयर होगा। मैं बस 1 लगाना है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन करते हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक चार्ज को उठा के ले जाने में, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू W बाई Q। इसमें W क्या हुआ? वर्क डन, और Q चार्ज, पहले भी पढ़ चुके। Q मतलब चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और वर्क की होती है जूल, और चार्ज की तो पता ही है कूलम। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उससे हमें इक्वेशन क्या मिलती है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है उसकी जगह, जो कि होता है R, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है कहीं ना कहीं। तो वही जो रुकावट है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको देख के बोलोगे कि ये तो एकदम वो स्पीड ब्रेकर वाला सिंबल होता है वैसा दिख रहा है कि आगे धचका है, सावधान। तो इस धचके से हम क्या याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रुकावट होती है। अब फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हो गया लेंथ पे डिपेंड करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि वो जो भी कंडक्टर है वो कितना थिक है, उसमें एरिया कितना अंदर उस पर। तो देखो जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, ठीक है। तो लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो इसका रिलेशन क्या निकलता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और एरिया की बात करें तो
जितना ज़्यादा एरिया उतनी आसानी से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोटा स्पेस है जाने का तो सब आराम से निकलेंगे। अगर स्कूल के गेट बड़े हैं तो बच्चे आराम से निकल पाएंगे, और अगर स्कूल का गेट पतला सा है कि एक टाइम पे एक ही बच्चा निकल सकता है तो दिक्कत होगी निकलने में। तो इसमें उल्टा हो रहा है, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो उसकी जगह हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं रो। मतलब कांस्टेंट को नहीं बोलते कि तू रो, उस कांस्टेंट का नाम है रो। ठीक है, तो अपनी फाइनल इक्वेशन बनती है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब देखो, रो की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ओम लिख के आ जाते हैं सिर्फ। रो अलग है, रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। अब ये कैसे आती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जगह अभी हम थोड़ी देर के लिए उसकी ऐसा यूनिट लिख देते हैं ओम। उसके बाद फिर रो को तो ऐसे छोड़ देते हैं। लेंथ की क्या होती है? मीटर ले लेते हैं, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। अब बचा 1/मीटर, तो मीटर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगी? ओम इंटू मीटर। तो इसलिए रो की यूनिट होती है ओम मीटर। अब रेजिस्टेंस को अगर हमने एक सिस्टम में लगा दिया तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में, दोनों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीरीज में लगाया, तो ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं ऊपर हार्ट बीट जैसे, वो रेजिस्टेंस है, हार्ट बीट नहीं है। ये सीरीज में दिख रहे होंगे आपको 3, एक R1, R2 और R3। नहीं तो सब अभी देख के खुश हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये एकदम प्लेन है और एकदम से हार्ट बीट आ गई, मतलब इंसान जिंदा हो गया मरते मरते। अभी 3 रजिस्टर हैं और ये तीनों सीरीज में हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बोलो हाँ होगा? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा हमें? तो R1 वाले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा V1, उसको फिर R2 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा V2, और फिर R3 वाले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा V3। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो कर देते हैं, लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ अटक गए, अब क्या करेंगे? अब बोलेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है हमें? ओम्स लॉ ने क्या दिया था इक्वेशन में? V इज इक्वल्स टू IR। तो हम इस IR को V की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू होगी IR, V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 इज इक्वल्स टू IR1। ठीक है, R1 इसलिए लगेगा क्योंकि वो पहले रजिस्टर का है। फिर V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू V1, V2, V3 की। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमें? IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब क्या करेंगे? हम I सब में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लिया और फिर उसको कट कर देंगे, खचर 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 खचर। हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि है ना, कुछ बच्चे कॉपी में बिल्कुल इस तरीके से कट कर देते हैं ऐसा लगे कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं उससे। और कुछ होते हैं जो ऐसे बिल्कुल उस पर बॉक्स ही बना देते हैं कट करने में, और पेंट कर देते हैं उस पर ब्लू 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 ब्लू। ऐसा लगता है उस जो लेटर है, जो वर्ड है, उसको बिल्कुल दफना ही दिया हो, मस्त बढ़िया मिट्टी विट्टी डाल के। बस अब उस पर फ्लावर रखना बाकी है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसने गुनाह कर दिया हो वहाँ आके, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। चलो छोड़ो। हाँ, हमने आई को कट कर दिया। ठीक है, तो हमारी फाइनल क्या बनी? REQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गई है इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहले हमने तीनों को लाइन में लगा लिया, अब एक के नीचे एक लगा देते। तो पैरेलल में क्या होता है? अब देखो इसमें क्या होता है, करंट जा रहा है मस्त अपने गुंडों की टीम लेके, पूरी गैंग लेके, और वो जा रहा है और फिर उसने क्या देखा आगे जाके कि 3 रास्ते हो गए। तो अब वो क्या डायलॉग मारेगा? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी के बच्चे मेरे पीछे आओ। और फिर पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई है ही नहीं बचा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता, तीनों में जाता है करंट प्रॉपर। ठीक है, तो जो ऊपर गया वो I1, नीचे गया वो I2 और सबसे नीचे गया वो I3। तो टोटल पूरे सर्किट का करंट क्या होगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब जिनको ये समझ नहीं आया ये I इज इक्वल्स टू V बाय R कैसे आया, उनके लिए थोड़ा सा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो हम बस R को ट्रांसपोज करके V के नीचे ले गए, तो R इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो V बाय R बन गया वो। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं तीनों की, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। ठीक है, फिर I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 और फिर I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। ये हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनी V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब क्या करेंगे, हम V कॉमन ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कट कर देते हैं उसको, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 1 बाय R EQ इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। चलो अब एक छोटा सा डिसएडवांटेज देख लेते हैं सीरीज वाले सर्किट का। ठीक है, सीरीज वाला सर्किट मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होगा, वो जो फेरी लाइट्स आती है डेकोरेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम झालर कहते हैं, जिसे वो छोटे बच्चे कभी फटाका समझ के उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वैसी कोई सी लाइट अगर सीरीज में है, सारे बल्ब अगर उसके सीरीज में है और उसमें से अगर एक बल्ब भी खराब होता है, तो हमें एक एक बल्ब को टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बल्ब खराब है। ठीक है, अगर उसके एक बल्ब ने भी साथ छोड़ा तो वो पूरी जो है वो लाइट खराब हो जाती है, जलती ही नहीं है वो। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज का, अगर उसमें से एक भी खराब होता है तो वो पूरा सर्किट ही नहीं चलता है, और फिर हमें उसको एक एक सिंगल टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा बल्ब खराब है उसमें से। और अगर हम उसी की जगह पैरेलल की बात करें तो उसमें करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो उससे हमें मदद मिलती है। अब चलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसमें आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, R इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो अब मैं छोटू सा इसके बारे में बता देती हूँ कि हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, मतलब पावर इज इक्वल्स टू W बाय T। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस वाला आता है फॉर्मूला, क्या है वो, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो हम उससे निकाल सकते हैं W के वैल्यू, W क्या होगा, Q को हम उधर कर ले जाएंगे, तो Q इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा V इंटू Q। ठीक है, अब उसको ये पावर इज इक्वल्स टू W बाई T में रख देते हैं, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू V Q अपॉन T। अब देखो इसमें से Q बाई T कहीं देखा हुआ लग रहा है, ठीक है, क्या है, Q बाई T को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं सुनी है ये डिफाइन, शुरुआत में सुनी थी, किसकी है ये, इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम I को इसकी जगह रख देते हैं Q बाई T की जगह, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू VI। अब हीट क्या होती है, हीट इज इक्वल्स टू P इंटू T। ठीक है, और P की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या निकाली, P इज इक्वल्स टू VI। तो हम उस P को इधर पुट कर देते, तो हमें क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल्स टू VIT। अब हम इसमें भी ओम्स लॉ लगा देते हैं, V को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो हमने इसको V की जगह IR लिख दिया, तो I इंटू आई हो गया I स्क्वायर RT। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ खत्म होता है जूल्स लॉ। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसकी हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट होती है। तो सबसे पहले कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक टोस्टर आता है, इलेक्ट्रिक ओवन आता है, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन आती है, तो उन सब में ये यूज होता है। ठीक है, और क्या फायदा उठाएंगे हीटिंग इफेक्ट का, फ्यूज होता है, बोलते फ्यूज उड़ गया, तो वो फ्यूज में भी ये हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर लेते हैं जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, और वो फ्यूज बनता है कैसे, कोई से मेटल से या अलॉय से। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही उसमें से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वैसे ही वो हीटअप हो जाता है, और उसके हीटअप होने की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, और वहीं पर वो मेल्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और फिर लाइट कट जाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। हम पहले पढ़ चुके हैं पावर के बारे में, क्या कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई T। W को फिर से हम रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा VQ बाई T, और फिर Q बाई T को हम I से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है,
तो क्यू बाई टी की जगह हम आई लिख देते, तो क्या बन जाता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई। अब इसमें सब अपनी अपनी तरीके से ओम्स लॉ लगा के कुछ भी फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हम v को अगर रिप्लेस करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में, तो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू v की जगह हमने लिख दिया आई आर इंटू आई, तो क्या बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला, p इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और अगर हम इसमें i को रिप्लेस करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपना, v इज इक्वल्स टू आई आर था, तो r को हमने ट्रांसपोज कर दिया उधर, तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो बन जाएगा v बाय आर। तो हम उसी को रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें पावर की यूनिट होती है वॉट। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम से ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।